हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, इसे स्टार्ट करने वाले हैं और इसके मैं सारे के सारे चैप्टर्स के पूरे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मैंने आपको क्लास 6 से लेकर के आज तक प्रोवाइड कराया है। तो देखो बच्चा, इसका पहले से भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो मेरे पुरानी बुक से मैंने बनाया था, तो इसीलिए हम लोग नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर्स की स्टार्टिंग से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना है, जो मैं पहले ही बना करके आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। यानी चैप्टर नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, उसमें आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें टाइम वेस्ट के बिना और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो देखो, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोग प्राइम फैक्टर निकालना पहले भी सीख चुके हो, क्लास 6-7 में ही आपने सीख लिया था, है ना। क्लास 8 में आपने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखा था, मैंने आपको सिखाया है। तो हम लोग बस प्राइम फैक्टर निकालना है, इसको फैक्टराइज करना और प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद के भी क्वेश्चन जो है ना, ईजी है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि भले आप RD शर्मा कर लो, RS अग्रवाल कर लो, लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट करना है। पहले एनसीईआरटी करोगे आप लोग, इसके क्वेश्चन सबसे पहले बनाओगे, और उसके बाद फिर मोर प्रैक्टिस के लिए वो जो बुक्स होते हैं ना, वो केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो फिर आप लोग वो बुक करोगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर जो मुश्किल वाले रहेंगे वो मैं करा दूंगा। बाकी मुझे पता है कि आप लोग फैक्टराइज करना जानते हो, तो इजी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, 140 है ना। अगर आपको टीचर बोलेंगे कि ठीक है आप फेयर कॉपी में सामने लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, पीछे साइड लिखिएगा और यहाँ पर डायरेक्ट आप उसके फैक्टर्स को लिखिएगा। फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता है। हम लोग इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं, देखते हैं कि लास्ट में 0 है, 7 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड दूँ तो 2 7 जा होगा और फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल में आपको पता है ये 35 टाइम पढ़ता हूँ मैं, तो 70 आ जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 70 का आधा 35 होता है। 2 से डिवाइड देने पर ना कोई भी नंबर आधा होता है। उसके बाद अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 35 है, तो क्या ये 3 से जाएगा क्या? तो ये चेक करने के लिए दोनों नंबर को ऐड किया जाता है। तो 5 और 3 होता है 8। अगर यहाँ पर 9 आ जाता तो मेरे 3 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 8 आ रहा है यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 5 से डिवाइड देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही। तो 5 7 जा हो जाएगा और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और फिर इसको हम फाइनलाइज करके देखो, 2 जो हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देना, फिर ये 5 हो जाएगा और फिर ये 7 हो जाएगा। तो यही इसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। इसका यूज़ हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं ना, तब इसका यूज़ होता है। बाकी इसको बस आपको रिवीजन के लिए दिया हुआ है। चलो, जो मुश्किल वाले नंबर है ना, उनको मैं कर देता हूँ। बाकी इजी वाले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे दिख रहा है कि इजी नंबर दिया हुआ है आपको, वो आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को और 4 को मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो 4th नंबर वाला नंबर है ना, इसमें बच्चे लोग 0 0 देकर के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी तो 2 और 3 वाला आराम से बना लेंगे, ये 0 देकर कंफ्यूज होते हैं। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले देखो भैया, हमारा लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से होगा या तो 5 से होगा। तो 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 3 से तो हो नहीं रहा, तो हम लोग 5 से कर देते हैं। 5 से कैसे करोगे, देखो 5 1 जा 5 करोगे, 2 0 है, 2 0 को चुपचाप से उतार दोगे और फिर यहाँ पर 5 1 जा 5 कर दोगे। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 1 आ गया, तो फिर से या तो ये 3 से होता, लेकिन देखो अगर शुरू में हमने चेक किया, शुरू में अगर 3 से नहीं हुआ है तो आगे वो कहीं पर भी 3 से नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। तो 3 से चेक नहीं करना है और 5 से तो होगा ही नहीं। तो लास्ट में 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 1 आ सकता है? तो या तो हमारा 11 होगा या तो 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 अब 3 से नहीं हो तो 9 से तो होगा ही नहीं। तो 5 के बाद चलेंगे, तो 5 के बाद 6 आता है। अब हमारा 2 और 3 से नहीं हुआ है तो 6 से तो होगा नहीं। 6 के बाद आता है 7। तो भैया 7 के टेबल में लास्ट में 1 आता है ना, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये 7 से हो सकता है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं अपन, वो बहुत ही बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो रूल अप्लाई करना रहता है ना, लास्ट में हम लोग को चेक करना ही पड़ जाता है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से होना चाहिए। देखो 7 के टेबल में हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 10 को लेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। 10 में से 7 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर के 30 बना देगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। 30 में से 28 कटेगा, बचेगा 2, वो आगे जाकर इसको 21 बना देगा, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास 1 4 3। अभी किससे जाएगा, अब 7 से जा रहा है क्या? तो हमारा अब ये 7 से तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14 होगा, 3 बच जाएगा। तो अब कौन सा अगला नंबर यूज़ कर सकते हैं अपन? तो अगला नंबर अपन देखते हैं हम 11, क्योंकि हम लोग को पता है कि 8 से भी नहीं जाएगा, अब लास्ट में 3 है तो 9 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले गया ही नहीं था। 10 से भी नहीं जाएगा तो 11 से जा सकता है। तो 11 के टेबल में देखो हमारे पास 11 1 जा 11 हो जाएगा, 14 में से 11 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर 33 बना देगा, तो हमारा 3 टाइम पे हो जाएगा 33। अब ये हमारा 13 बचा है, तो इसको 13 1 जा 13 कर देता हूँ मैं। तो इसका जो फैक्टर हो गया वो हो गया 5 × 7 × 11 और × 13, और ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई 2 बार आया नहीं है, तो ये वाला काम इसमें नहीं होगा। तो ये हमारा 4th कंप्लीट हो गया। चलिए क्लास है इसी का, उसको बनाया जाए।
तो देखो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, लास्ट में 9 है, इसका मतलब कि या तो ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो चेक कर लो सभी को ऐड करके। ये हो गया 7 + 4 11 प्लस में 2 कर दिए हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा 11 और 9 हो गया हमारे पास 20 और 2 हो जाएगा 22। तो 22 आ जा रही है, मतलब कि 2 से भी नहीं जाएगा, सॉरी 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो होगा ही नहीं, 4 से होगा भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 7 होगा, 7 6 42 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बच जाएगा, तो 7 से ही नहीं जा रहा है। तो भाई अब कौन सा नंबर है, तो ऐसे अगर आप चेक करते हुए जाओगे, आप एक बार उससे भी चेक कर सकते हो, हमारे 11 से भी। 11 के लिए क्या करना रहता है, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9 और ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आएगा, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, तो फिर ये 11 से भी इसका मतलब नहीं होगा। देखो डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि वो सब मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया है, क्लास 10 में पहुँच गया हो, तो आप लोगों को अगर सीखना है डिविजिबिलिटी रूल तो दोबारा से आप पढ़ सकते हो पिछले वीडियो से, ठीक है। तो लास्ट में पहुँचोगे जब आपने सब कुछ चेक चाक करके थक जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि भैया ये 17 से कट हो रहा है। 17 से कैसे कट हो रहा है दिखाता हूँ आपको मैं। देखो 17 के टेबल में हमारे पास 74 तो आता नहीं है, लेकिन 17 के टेबल में 4 टाइम पे हमारा 68 आता है। अगर मैं 74 में से 68 ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा कितना, 6 बचेगा, वो 6 आगे चला जाएगा और यहाँ पर इसको 62 बना देगा। अब 62 नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन 17 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम पे 51 आता है, तो 3 टाइम पे 51 ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 62 में से 51 माइनस हुआ तो 11 बचा, वो 11 आगे जाकर के इसको 119 बना देगा, और 17 के टेबल में 7 टाइम पे 119 आ जाता है, इससे मतलब ये 17 से कट होगा। अब अगला जो नंबर है ये हमारा 17 से कट नहीं होगा, तो अब इसको किससे कट करें, तो अब ये हमारा 19 से कट होगा। आगे बढ़ते जाना है, देखो 17 हो गया ना, अगला नंबर 18 आता है, 18 से तो कट होगा नहीं, अब ये 19 से कट होगा। 19 से कैसे कट होगा वो देख लो। 19 के टेबल में हमारा 2 टाइम पे पहले तो हम लोग इसको ले लेते हैं, 19 2 जा 38, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर 38 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, वो 5 आगे जाकर जो 57 बना देगा, तो 19 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम पे 57 आ जाता है। अब ये आगे 23, और 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो 17 × 19 × 23 होंगे। और अब आपको जो नंबर मिलेंगे ना, ऐसे बड़े बड़े नंबर मिलेंगे क्लास 10 में, छोटे नंबर को भूल जाओ, बहुत कम ही आपको चांस मिलेगा जहाँ पर छोटे नंबर को फैक्टराइज करना रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, रिवाइज हो गया होगा थोड़ा सा। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन, उनको बनाते हैं। तो देखो क्लास 10th में एक रूल पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। वो रूल क्या है कि जब कभी भी आप किसी भी दो नंबर का LCM मल्टीप्लाई HCF करोगे ना, LCM और HCF का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे कि इन दोनों का जब मैं LCM निकालूंगा और इन्हीं दोनों का जब मैं HCF निकालूंगा, और LCM और HCF का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जितना भी प्रोडक्ट निकल करके आएगा मल्टीप्लाई करने पर LCM और HCF का, और उसी तरीके से मैं जब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोडक्ट आएगा दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो वही हमको बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि LCM और HCF फाइंड कीजिए और इस वाले रूल को यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए, ताकि ये रूल आपको याद हो जाए अच्छे से। वैसे वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करें। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर मैं 26 और 91 दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अभी मैं और नंबर्स को लूंगा ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करना है, आप लोग इसको फैक्टराइज कर लेना, तो 2 × 13 हो जाएगा, और 91 में 7 × 13 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या करना रहता है कि आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन जो ये 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो बस 13 ही जो होगा यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। इज दैट क्लियर? HCF में आपको क्या करना है कि जो भी पावर हमारे पास कॉमन मिल रहा है, यानी जो भी नंबर्स हमारे पास फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं, बस उसको ही आपको यहाँ पर एक बार लिखना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या करना पड़ता है, तो एलसीएम में आप जो HCF वाला नंबर है, यानी जो कॉमन वाला है, उसको तो लिखोगे ही, लेकिन साथ में जो अलग अलग हैं उनको भी उतारोगे, यानी 2 × 7 भी करोगे, ठीक है। तो इन सभी का जब आपस आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 180 एंड 2, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। अभी एलसीएम और एचसीएफ को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये थोड़ा सा इजी नंबर था, थोड़ा छोटा नंबर था, इसलिए आप यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आगे आपको, उसको याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि वेरीफाई भी करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखाएंगे कि वेरीफाई कर देंगे। इस तरीके से लिख देते हैं कि नाउ वेरीफाई। जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हम लोग क्या बोला था, HCF का और LCM का मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो HCF मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को LCM, तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो HCF कितना है, 13 है, उसका मल्टीप्लाई किसे करना है, तो 182 से करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से नंबर का, तो 26 का और 91 का निकालना है। तो इसको भी जब आप निकालोगे ना, तो भी देखना 2366 ही आएगा। वैसे तो आप यहीं पर देख भी सकते हो कि 182 का आधा हमारा ये होता है और इसका डबल ये होता है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरीफाई हो गया ना, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हो लास्ट में कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, डिटेल में लिखना चाहो तो, कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन
नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में लिख देना। एक आध क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ पहले वाला में। अभी अगला क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रिक बता दूंगा तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाए। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिया है पहले से ही इन दोनों का। तो 510 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 × 5 × 17 आएगा, और इसमें हमारा 2 × 2 × 23 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ, वैसे इसको लिखने की इससे जरूरत नहीं है, और इसको हटा ही देता हूँ। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ना उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके बुक में मेथड है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे आसान देखो, सबसे आसान तरीका क्या है, एचसीएफ में आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन मिल रहे हैं ना बस उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखूँ तो ये केवल मुझे 2 और 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये 2 और 2 मिल रहा है तो बस एक बार 2 को उतार दो, जो मिल रहा है उसको बस एक बार उतारना है। ध्यान रखना कि जो कॉमन मिल गया उसको उतार दिया हमने। अब दूसरा कोई कॉमन मिल रहा है क्या कहीं पर से, नहीं मिल रहा है ना, तो बस ये जो 2 होगा यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। आपको एचसीएफ में जो कॉमन मिल रहा है बस उसको उतारना है, और एलसीएम जब निकालोगे तो जो आपने एचसीएफ लिखा है उसको उतारोगे ही उतारोगे, कॉमन वाला को एक बार उतारोगे, साथ ही साथ जो बेचारे सिंगल रह गए हैं उन सभी को भी उतारोगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो एचसीएफ है उसमें भैया जो रिलेशनशिप वाले हैं, निब्बा निब्बी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको बस एक बार उतार देना है, और जो एलसीएम रहेगा उसमें उनको तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही साथ जो बेचारे सिंगल है ना उन लोग से भी हम लोग काम करवाएंगे। यानी कि ये बेचारा जो 2 है सिंगल ये भी उतरेगा, ये जो 3 है सिंगल हमारे पास ये भी उतर जाएगा, उसके बाद फिर ये जो 5 है उसको भी उतार देते हैं, उसके बाद जो 17 है उसको भी उतार देते हैं, और जो 23 है उसको भी उतार देते हैं। ये किया जाता है, समझ में आया? फिर से एक बार समझाता हूँ। एचसीएफ में क्या करोगे, बस जो कॉमन नंबर है उसको तुम एज इट इज उतार देना है, और एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन है उसको उतारोगे ही, और साथ ही साथ जो सिंगल है उसको भी आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है, उनसे भी काम करवाना है। ठीक है, जब इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये और आंसर वैल्यू वैसे इक्वल लगाना, एग्जाम में ऐसे मत कर देना, मैं तो बस डिजाइन बनाते रहता हूँ, मेरी गंदी आदत है। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 23,460। तो ये इसका एलसीएम होगा। फिर से वही चीज़ करना है आप लोगों को, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करना है। तो एचसीएफ का और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 23,460 से कर देना है डायरेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46,920। ठीक है, और उसी तरीके जब आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए हम लोग क्या करना है, तो 510 का मल्टीप्लाई कर देना 92 से, तो यहाँ भी उतना ही सेम आंसर आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरीफाई वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में। समझ में आया? एचसीएफ में क्या करेंगे, ये करेंगे, बस कॉमन उतारेंगे, और एलसीएम में कॉमन वाले को उतारने के बाद बाकी जो सिंगल्स हैं उन सभी को भी उतारेंगे। तो ये सेकंड हो गया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा, और यही मेथड यूज़ करना है। कई बार बच्चे लोग बोला बुक में जो दिया रहता है ना कि हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, उसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज जाते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट में, क्योंकि वो उल्टा रहता है। एचसीएफ में लोवेस्ट वाले का करना रहता है, एलसीएम में हाईएस्ट वाले का करना रहता है। नहीं करना, अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना है, अपने को बस नॉर्मल जो है बेसिक जो है वो याद रखना है। बेसिक याद आराम से हो जाता है, और रटने वाले में जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो रटना नहीं भैया, ये मेथड बनाओ, मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा ईजी मेथड पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो मैं बना रहा हूँ ना इसके नोट्स आप लोगों को मुझे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये मिल गया एक और क्वेश्चन, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप लोग फिर से मैं वही बताऊंगा कि एचसीएफ लेने के लिए क्या करना है, कॉमन वाला जोड़ा बनाना है। तो ये देखो, ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पर से ये 3 का भी मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अपने दिमाग में करना है, बस मैं यहाँ पर नोट्स चूँकि आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो अच्छे से दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये 2 को उतार दो यहाँ पर, जो ग्रुप बन गया, और ये जो 3 का ग्रुप बना इसको उतार दो, बस यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 × 3 यानी कि 6 हमारा हो गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि 2 ग्रुप बन रहा है तो दोनों को उतार करके मल्टीप्लाई भी करना है। पिछले बार मेरे पास केवल एक ही ग्रुप बना था, इसलिए मैंने केवल 2 को उतारा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 × 3 = 6 एचसीएफ। और एलसीएम में फिर वही चीज़ करना है कि जो ग्रुप बना हुआ है उसको तो उतारेंगे ही हम लोग। ठीक है, ये 2 को उतारेंगे ही, और ये जो 3 है इसको उतारेंगे ही। जो एचसीएफ वाला है पहले उसको उतार लो, उसके बाद जो बेचारा लोग आप लोग को सिंगल दिख रहे हैं, जहाँ जिनका ग्रुप नहीं बन पाया, उन सभी को उतार दो। यानी कि आपका ये तीनों 2 उतर जाएंगे, 1 2 3 टाइम पे 2। ठीक है, ये दोनों जो 3 बच गया है ये उतार दो, ये 3 और ये 3 उतर गया, और ये लास्ट में बेचारा 7 है, उसको बिल्कुल मत भूलना। इसी चीज़ को और अच्छे से लिखना चाहो तो एग्जाम में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 2 हमारे पास 1 2 3 4 टाइम आ रहा है ना, तो 2 के पावर में 4 लिख दो, और 3 हमारा 1 2 3 टाइम आ रहा है तो 3 के पावर में 3 लिख दो, लिखना चाहो तो। अदरवाइज मल्टीप्लाई फटाक से करके आप लोग आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। तो जब इन सभी का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो इस बार आ जाएगा 3024। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। फिर से वही काम करो, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम कर देते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ कितना था भैया, 6 था, और एलसीएम हमारे पास 3024 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों का तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा ना वो निकल करके आ जाएगा 18,144। ठीक है, ये आपका
HCF मल्टीप्लाई LCM निकल करके आ गया। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा। देखो एग्जाम में जब बनाओगे ना इस टाइप से क्वेश्चन को तो 2 बार मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अगर आपका HCF मल्टीप्लाई इतना आ रहा है ना तो आपका जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा दोनों नंबर का वो भी इतना ही आएगा, यानी 336 का जब 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 18,144 ही आएगा। तो बस एक बार मल्टीप्लाई करना, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपने HCF और LCM लिखना सीखा और ये वाला जो रूल है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है और फिर से कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है फिर से वही चीज़ कि LCM और HCF फाइंड कीजिए, जो फॉलोइंग नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। जो मेथड हम लोग यूज़ किए ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसी को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको फैक्टर निकालना रहता है। तो दूसरा मेथड कौन सा होता है? दूसरा वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है, डिवीजन करते जाते हैं और उससे भी HCF और LCM निकलता है। बचपन में वही मेथड यूज़ करता था, लेकिन आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखना है क्योंकि आपके बुक में यही ज़्यादातर दिया हुआ है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर 12, 15 और 21 दिया हुआ था। सभी को फैक्टराइज कर लीजिए और जो मेथड हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा है सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। बस पिछले बार जो ग्रुप बन रहा था वो 2 नंबर का बन रहा था ना, क्योंकि 2 ही नंबर दिए हुए थे। इस बार हमें तीनों में देखना है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 है लेकिन इनके पास 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3 है, यानी कि ये वाला 3, ये 3 और इस 3 का एक ग्रुप बन जा रहा है तीनों के पास। तो 3 ही क्या होगा इसका HCF हो जाएगा। बस खत्म खेल, कुछ दूसरा तो ग्रुप बन नहीं रहा है तो कोई दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं। और जब LCM निकालोगे तो आप लोग पता है कि जो HCF वाला ग्रुप बना था उसको उतारेंगे एक बार। उसके अलावा जो सिंगल बचे हुए थे, ये 2 सिंगल बचे हुए थे तो 2 और 2 को उतार दो। ये 5 हमारा बेचारा सिंगल था उसको उतार दो, और ये 7 का भी ग्रुप नहीं बन पाया तो 7 को उतार दो। और इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मेरी आदत बिगड़ गई यार ऐसे करने की, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो योर आंसर विल बी 420। बस यही इसका आंसर हो जाएगा और कुछ करना भी नहीं, इसमें वेरीफाई वगैरह भी कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, जहाँ पर हमें 17 दिया हुआ था, 23 दिया हुआ था और 29 दिया हुआ था। 17 का फैक्टर आपको पता ही है कि 17 का केवल एक 1 फैक्टर होता है और खुद 17 होता है क्योंकि प्राइम नंबर है। ये केवल या तो 1 से डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड होगा, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 17 जो है या तो 1 के टेबल में आता है या तो 17 खुद 17 के टेबल में आता है। उसी तरीके से 23 भी और 29 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दूसरे नंबर का तो ग्रुप बन नहीं रहा है, केवल ये 1 का ग्रुप बन रहा है, तो HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो HCF है उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। अगर नहीं 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि आदत मैं आपका बना रहा हूँ लिखने का, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। और साथ ही साथ जो नंबर्स हैं सभी को उतार दोगे, 17 को, 23 को और 29 को। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 11, 33 एंड 9 आ जाएगा। ये हो गया इसका सेकंड वाले का आंसर। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8, 9 और 25 दिया हुआ है। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें कॉमन ढूंढे तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखो HCF जब निकालने के लिए आप कॉमन ढूंढोगे कि भैया किसी का ग्रुप बन जाए, तो 2 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, 3 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, इसके पास 5 है तो इन दोनों के पास 5 नहीं है, यानी किसी भी नंबर का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो हमको क्या पता है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई 1 और इसको मल्टीप्लाई 1 और इसको मल्टीप्लाई 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है 1 के टेबल में तो आएंगे ही। इसका मतलब जो HCF होगा वो 1 होगा। ये नहीं कि कॉमन नहीं मिल रहा है भैया हम लोग वहाँ पर छोड़ के आगे 0 लिख के आ गए। HCF 0 नहीं होता है ना, HCF 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो LCM है आप लोगों को पता ही है, LCM के लिए क्या करना है कि सभी जो बिना ग्रुप वाले नंबर थे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 लिख देता हूँ पहले मैं आपके समझने के लिए केवल, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। आप उसको चाहो तो 2 के पावर में 3 भी लिख सकते हो, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और फिर लास्ट में 5 के पावर में 2 भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे ये सब, HCF और LCM। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आइए हम लोग उसको बनाते हैं। तो देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि गिवन दैट HCF जो है हमारा 306 और 657 का वो 9 है। HCF दे दिया है, हमसे बोल रहा है LCM बताइए कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग को LCM ये वाले मेथड वगैरह से नहीं निकालना है ना, आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये वाला रूल को यूज़ करके यहाँ पर हम लोग को LCM फाइंड करना है। आइए समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 306 और 657 दिया हुआ है, HCF 9 है। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, HCF के बदले में या तो मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में LCM लिख देता हूँ, इक्वल टू साइड में प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 एंड 657। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है LCM। तो मैं इस 9 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई में 657 और डिवाइड बाई में आपका 9 आ जाएगा, और इसको कट करोगे तो आपका LCM निकल जाएगा। तो ये मेथड आपका बहुत काम आने वाले पूरे साल भर, इस मेथड को एकदम याद रखना। 9 से कट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट 9 से उड़ा देता हूँ। देखो 9 के टेबल में 9 3 27 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना 4, 30 में से 27 कटा, सॉरी 3 बचेगा, वो 3 आगे जाकर इसको 36 बना देगा, तो 9 4 जा हमारा 36 हो जाएगा। अब हमारे पास 34 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 657 है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योर आंसर विल बी, अच्छा एक बार लिख ही देता हूँ इसको मैं 34, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा बच्चों को, नोट्स जब दूंगा ना तो
प्यारा सा नोट दिखना चाहिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 22, 33 एंड 8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन बच्चा ये वाला, ये हमारे पिछले साल एग्जाम में आ चुका है, 2023 एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक कीजिए 6 के पावर में जो n है कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर हम यहाँ पर पावर में 0 लिख दे, या 0 बोल रहा हूँ सॉरी, कोई भी नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 6 के पावर में n है ना, तो n के बदले अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, तो जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो क्या मेरा वैल्यू जो है वो लास्ट में 0 आ सकता है क्या? है इससे पॉसिबल? जैसे कि मान लो 6 के पावर में मैंने 1 लिखा तो उसका वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा। 6 के पावर में जब मैं 2 लिखूंगा तो उसका वैल्यू 36 हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या मैं कोई ऐसा नंबर लिख सकता हूँ जिसमें लास्ट में 0 आ जाए? तो इसको आपको निकाल करके नहीं दिखाना, इसका एक छोटा सा मेथड होता है, एक तरीका होता है इसको बताने का। आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो हमें 6 के पावर में n दिया हुआ है ना, कभी भी कोई भी नंबर है, 6 ही नहीं, मान लो कि दूसरा नंबर भी आ जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है कि उस नंबर को फैक्टराइज करना है। अगर ये नंबर फैक्टराइज होने के बाद अगर इसका कोई भी एक फैक्टर 5 निकल करके आ जाए या 10 निकल करके आ जाए, 5 निकलेगा तो 10 तो निकलेगा ही, तो समझ जाना कि हाँ भाई हम लोग लास्ट में 0 ला सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रख के हम लोग लास्ट में 0 ला सकते हैं। लेकिन अगर इसका फैक्टर 5 नहीं निकल करके आया तो समझ जाना कि उसका 0 नहीं आ सकता। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन बाई फैक्टराइज। जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो हमारा 6 जो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है हमारा 2 × 3 हो जाएगा, और पावर में जो n है वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी 6 से जो फैक्टर है वो कितना निकल जा रहा है, 2 × 3 निकल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो प्राइम निकल रहे हैं हमारे पास वो 2 और 3 निकल रहे हैं, 5 नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर 5 निकल करके आ जाता तो लास्ट में 0 आ सकता था, ठीक है, यानी आ ही जाता। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इसका तरीका लिखने का ये है, अगर एग्जाम में मान लो आ गया फिर से, तो कि ओनली प्राइम्स, जो हमारे पास प्राइम्स यहाँ पर अपन देख रहे हैं इन द फैक्टराइजेशन, बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज नहीं होगा, आर होगा, R 2 and 3, ठीक है। जो फैक्टराइज किया हम लोग तो जो प्राइम हमारा निकला वो कितना निकला, 2 और 3 निकल गया, एंड नॉट 5, यानी कि हमारा जो 5 है वो नहीं निकल रहा है। ये बहुत जरूरी लिखना ना, ये भी जरूरी लिखना कि 2 और 3 निकल रहे हैं और 5 हमारा नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ हैंस कि जो हमारा 6 के पावर में n है वो कभी भी हमारा 0 के साथ इंड नहीं होगा। तो कांट इंड विथ डिजिट 0, बस खत्म, इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक फैक्टर निकल जाता है 5 तो हम लिख देते हैं कि यस 6 पावर में n विल इंड विद डिजिट 0, या अगर यहाँ पर नहीं निकला तो बस कैन नॉट इंड विद 0, बस इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ना ये आ चुका पिछले साल, बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को बोर्ड्स में। चलो जो अगला क्वेश्चन है फटाफट उनको बनाया जाए। सो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कीजिए वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है और ये भी जो है कंपोजिट नंबर है, हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो कंपोजिट और प्राइम नंबर तुम लोग को पता है, प्राइम किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो और केवल वही नंबर हो, बस ये जो अगर रूल फॉलो कर रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 1 हो गया और वो नंबर हो गया और उसके अलावा कोई और नंबर भी हो गया। फॉर एग्जांपल 8 को ले लेते हैं, 8 के फैक्टर हमारा 1 भी है और 8 तो है ही, साथ ही साथ 2 और 4 भी हमारा 8 का फैक्टर है, तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है ना कि इन नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर बस बता देने हैं कि इसके भैया 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हम लोग फैक्टर बता दिए तो ये फिर क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। आइए कॉपी में बताते हैं। तो पहले इस वाले को बनाते हैं। हमें दिया हुआ है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। आप लोगों को पता है कि जब बीच में प्लस की साइन आ जाती है तो ये मेरा पूरा एक टर्म हो जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये सभी के सभी एक टर्म है, ये सिंगल टर्म है पूरा और ये एक सिंगल टर्म है। हम लोग देखते हैं क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, दोनों में से 13 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं 13 को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पर 7 × 11 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन के बाद हम लोग 1 लिखेंगे। फैक्टर कॉमन लेने तो हम लोग को याद है ना, क्लास 8 में मैं सिखाया हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड वाला में हम लोग कॉमन लेने सीखे थे ना, बस वही चीज़ किया मैंने। यहाँ पर हमारे पास 13 था तो ये सभी तो मिले हुए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग जानते हैं कि 13 जब इसके पास जाएगा तो इन सभी से केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस के साइन के बाद मुझे यहाँ पर 1 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं 13 1 = 13 होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखना जरूरी है, यहाँ पर 0 मत लिख देना। तो ये आपका हो जाएगा 13
और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 77 और प्लस में 1 8 यानी कि 78 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 13 मल्टीप्लाई 78 आ रहे हैं, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गए 2 से ज़्यादा हो गए। 2 यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं, उसके अलावा भैया एक इसका एक और फैक्टर होगा, उसके अलावा ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल करके आ गए। 2 दिख रहे हैं अपने को, उसके अलावा 1 है और एक ये नंबर भी फैक्टर है, तो इसीलिए ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसके जो हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। एकदम सेम तरीके से दूसरा वाला भी बनेगा, जो सेकंड पार्ट है जहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है भैया, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दिया हुआ है और फिर प्लस के साइन के साथ 5 कर दिया है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा एक टर्म हो गया और ये 5 एक टर्म है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो फिर वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बच जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अब 5 1 जा 5 होता है। ठीक है, तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, एक सेकंड इक्वल के साथ जरूर लगाना, तो ये तो 5 ही रहेगा और इन लोगों का जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग इन सभी का, तो ये आपका हो जाएगा 1008 और प्लस में जो 1 है उसको मैं एक बार उतार देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 1009। तो अब देखो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, 2 फैक्टर ऐसे निकल गए। हम लोग जानते हैं 1 एक और फैक्टर होगा और ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी एक फैक्टर होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी सेम इसी रीजन की वजह से, सेम वही रीजन की वजह से ये भी क्या हो गया, एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अगर इसको बोला जाता है प्रूव करने के लिए कि कंपोजिट है तो ऐसे प्रूव कर दोगे आप लोग। ओके बच्चा लोग, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज का, आइए उसे बना लेते हैं। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों साइड में रास्ता है, जैसे कि मान लो क्रिकेट के चारों साइड में होता है ना, स्टेडियम वगैरह के चारों साइड में सर्कल बना रहता है। उसमें क्या हो रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि वो साइकिल चला रही होगी, बाइक चला रही होगी, कुछ भी ड्राइव कर रही होंगी, तो सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर मारने में, और जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है उसी एक चक्कर को कंप्लीट करने में। रवि थोड़ा सा स्पीड में चला ले रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया, थोड़ा खाना पीने वाला घर से होगा और सोनिया को थोड़ा खाना कम मिलता होगा, है ना। बाकी यहाँ पर ये मत सुनिए लड़की है तो कम स्पीड चला रही होगी, ऐसा नहीं भैया ना, बस लड़के बहुत खतरनाक हो गए आजकल। देखो आरसीबी का टीम लड़की लोग जितवा दी है, अब देखो लड़का लोग जितवाते हैं कि नहीं जितवाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि वो लोग क्या करते हैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफली बनाता हूँ, वैसे तो बुक में नहीं लिखना चाहिए पेन से, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ चलना शुरू किए, ऐसे एक राउंड मारे और वो जो है ना दोनों मतलब मिल करके दोनों साथ में यहाँ से चलना शुरू किए हैं, लेकिन सोनिया पीछे रह जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और रवि जो आगे निकल जाएगा, है ना। रवि 12 मिनट में ही पहुँच जाएगा। जैसे कि मान लो 10 बजे हम लोग शुरू किए तो रवि 10:12 में यहाँ पर वापस आ गया, लेकिन सोनिया को यहाँ पर वापस पहुँचने में 10:18 मिनट लग जाएगा क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहा था टोटल। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यहाँ पर भी बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो बताइए कि दोबारा इसी पॉइंट पर मिलने के लिए उनको कितना समय लगेगा। तो देखो इसको तुम दिमाग में समझना, एक राउंड में सोनिया को 18 मिनट लगा, फिर अगले राउंड जब मारेगी वो तो उसको 36 मिनट लगेगा। उसी तरीके से जो रवि है उसको 12 मिनट लगेगा, फिर दूसरा राउंड मारेगा तो 24 मिनट लगेगा और तीसरा राउंड में वो 36 मिनट में पहुंच जाएगा। यानी कि 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड मार करके यहाँ पर पहुंचेगी और रवि 36 मिनट में 3 राउंड मार करके यहाँ पर पहुंचेगा, यानी दोनों 36 मिनट में दोबारा इस जगह पर पहुँच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब इसको लिखना कैसे है ये समझ में तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें पूछा क्या था। अच्छा इसमें निकालना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही 36 होगा, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों 36 मिनट में पहुँच रहे हैं। बाकी उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। जब एक राउंड मारेगा तो 12 मिनट, फिर 24 मिनट और फिर 36 मिनट में, और सोनिया 18 मिनट और फिर दोबारा में 36 मिनट में पहुँचेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है ये समझते हैं। तो देखो एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ लिखना, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, प्यारा सा भी दिखिएगा और अच्छा भी दिखिएगा टीचर को चेक करने में। यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया ने कितना समय लिया, 18 मिनट लिया, और उसी तरीके से रवि ने 12 मिनट लिया है। हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, बाकी क्यों निकालना है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा, और वो समय आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल की बुक में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ और फिर सिखाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 12 के फैक्टर 2 × 3 हो गया, 18 का 2 × 3 हो गया। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, हम लोग पता है कि जो कॉमन वाला है उसको तो एक बार उतारना
उतारना है तो 2 को एक बार उतार देंगे। फिर ये जो 3 है ये भी हमारा कॉमन मिल रहा है तो 3 को भी एक बार उतार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये 2 और 3 सिंगल सिंगल जो बच गए उनको भी उतारना रहता है, तुम लोगों में जैसे सिखा चुका हूँ पहले ही। तो इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया। तो 36 आ गया ना एलसीएम। इसका मतलब आप इस तरीके से लिखोगे कि हैंस या देयरफॉर जो भी करके लिखना चाहो, हैंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने मिनट, तो 36 मिनट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पे मिनट्स में, क्या लिख दिया मिनट्यूस लिख दिया, सॉरी बच्चे लोग, मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स इन MD सर टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोगों को फेयर वगैरह करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और फटाफट आप लोग केवल पढ़ाई में फोकस कर सको, ठीक है बच्चे लोग। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपके स्कूल में अगर RD शर्मा चल रहा है तो मैंने RD शर्मा के सोल्यूशन भी बनाने शुरू कर दिए हैं और आर्य सेवल की बुक तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो आप आर्य सेवल के सोल्यूशन देख सकते हो। बाकी आर्य सेवल से मत ही पढ़ना, इस बार ज़्यादा बेटर है। RD शर्मा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए क्लास 10th में इस साल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आगे के चैप्टर के वो मैं फटाफट बनाता रहूं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं न्यू NCERT क्लास 10th की बुक का। यहाँ पर केवल आपको 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन भाई केवल 3 क्वेश्चन करोगे ना तो एग्जाम में भूल जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम एक बुक या तो RD शर्मा या तो RS अग्रवाल जरूर सॉल्व करना साथ में ही, जिनके वीडियोज़ मैंने पहले ही अपने चैनल पर बना दिए हैं। आपको RD शर्मा के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और RS अग्रवाल के भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे बोला जा रहा है प्रूव कीजिए √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, इसे कैसे प्रूव किया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है आइए हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको √5 को या कोई भी दूसरा नंबर हो, √2 हो, √3 हो, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, पहले इसको क्या मानोगे, रैशनल मानोगे और फिर खुद को ही गलत साबित करोगे। देखो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से लिखो कि लेट एज्यूम, अपन एज्यूम कर लेते हैं √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं और फिर हम लोग खुद को ही गलत साबित कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ने मान लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है या फिर उसको आप A/B के फॉर्म में या फ्रैक्शन के किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो √5 जो होगा वो A/B के फॉर्म में होगा या P/Q किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ही जरूर लिखना कि ये जो A और B है ना, ये हमारे कैसे नंबर हैं, ये हमारे प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, जिसके हमारे कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे कि मान लो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होता है। इसको ही को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, हम लोग क्लास 6 में ये चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जरूर कि वेयर या फिर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स। इसको तो थोड़ा सा ना 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको मेथड्स याद होंगे, यानी कि स्टेप्स याद होंगे। ये मत सोचना कि एक बार में समझ में तो आ गया तो हम आराम से बना लेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं। आप समझने के बाद खुद से जरूर प्रैक्टिस करना तभी ये बनेगा, ठीक है। तो √5 = A/B हो गया। अब क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो या फिर आप एक काम कर सकते हो, पहले ट्रांसफर कर सकते हो फिर स्क्वायर कर सकते हो। पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर मैं B को इधर लेके आना चाहूँ तो ये क्या होगा मेरे पास, B और √5 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में केवल A हो जाएगा, ठीक है। हमने B को इधर ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देखो स्टेप्स याद करते जाओ, समझते जाओ, मैं आपको समझाते जाऊँगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर अपन दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये √5 का स्क्वायर होगा तो वो 5 बन जाएगा और जो B है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो B स्क्वायर लिख देता हूँ। इधर B स्क्वायर और फिर 5 लिखूँगा तो बहुत बेकार दिखेगा ना, तो इसको अपन B को इधर ले आए और इसको हम लोग B स्क्वायर लिख दिया और √5 का स्क्वायर किया तो वो 5 बन गया। और इधर भी हमारे पास क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको अगर आप समझना चाहो तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो 5 है वो A स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है,
ठीक है। कैसे ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो समझ लो। जैसे कि मान लो इसको अगर कई बार इसी में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये लो स्टेप जो है ना, बच्चे लोग देखो कई वीडियोस देखे रहते हैं और बुक में पढ़े रहते हैं, टीचर भी पढ़ाए रहते हैं, लेकिन उसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कैसे कर रहा है। इससे पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इसको समझो कि ए स्क्वायर को ये डिवाइड कैसे कर रहा है। ए स्क्वायर को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, जैसे कि अगर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 5 का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा ए स्क्वायर आ रहा है ना। तो इसका मतलब मान लो जैसे कि मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ठीक है, बी स्क्वायर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका वैल्यू 3 होगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 5 है, ये मैंने बी स्क्वायर को 3 मान लिया है, और जो ए स्क्वायर है वो मेरा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 5 3 जब 15 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, सो दैट 15 जो होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 15 आ रहा है वो 5 के ही तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है ना। तो 15 देखो हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 5 को हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम पे हमारा 15 जो है वो 5 से 3 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है, बस ये इक्वेशन के फॉर्म में हो रहा है, ए और बी के फॉर्म में हो रहा है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है कि सर ये डिवाइड कैसे हो रहा है, ये मेरे को नहीं समझ में आया, मैं रट तो लूँगा लेकिन डिवाइड कैसे हो। तो इसका मेन रीज़न ये वाला है, ठीक है, ये इसका की कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इसके नोट्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स से भी अपना काम चला सकते हो, यानी कि अच्छे से रिवीजन वगैरह कर सकते हो। तो इतना हो गया। अब अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो ए को भी आराम से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख दो कि इसलिए 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, ये 5 जो होगा वो ए को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को जब यहाँ पर 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन 5 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी इक्वल टू ए आएगा। जैसे यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर है वैसे वहाँ पर भी आएगा। तो अब यहाँ पर आप इसको एज्यूम करो कि लेट मान लेते हैं फिर से अपन कि हमारे पास जो 5 है, ठीक है, उसमें अगर अपन सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए निकल करके आता है। हमने जैसे यहाँ पर भी किया ना कि 5 का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आया। इट मीन्स हमारा जो 5 है वो ए स्क्वायर से डिविजिबल है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसी तरीके से हमने देखा कि अगर जो 5 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है इस रीज़न की वजह से, तो इसका मतलब कि 5 का भी मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे तो हमारा इक्वल टू ए आना चाहिए, सेम टू सेम इस रीज़न की वजह से। तो 5c इक्वल टू आप लोग यहाँ पर ए लिख लो। अब क्या करो, यहाँ पर से आप लोग दोबारा से इसमें जो वैल्यू है, यानी कि जो ये हमारा ए का जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। आप इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको यहाँ पर आप लोग 2 नाम दे दो, या फिर इसमें ये भी लिख देना जरूर से, ताकि बोर्ड्स में आपको एकदम अच्छे से नंबर मिले, कुछ गड़बड़ ना हो। जो सी है वो हमने क्या लिया है, तो कोई भी हमने नंबर ले लिया है, कुछ भी हो सकता है। सी के बदले में 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है सी के बदले में। तो सी क्या है, हमारा नंबर है जिसको अपन इंटीजर बोल सकते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, सी जो है हमारा कोई भी एक इंटीजर हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ और इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ कि a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, हमारे पास 5b का स्क्वायर पहले से इक्वेशन 1 में, इक्वल की उस साइड में हमारे पास जो a का स्क्वायर है, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है हमारे पास 5c है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5c का कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। ओके, अब ये आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आएगा, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ट्रांसफर वगैरह करके, बोर्ड्स में टाइम बचाने हैं। तो ये हमारा 5 टाइम पे डायरेक्ट अपन कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। या फिर मैं अगर इसको इस टर्म पे लिखूँ, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर में हमने इसी टाइप से लिखा था ना, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिखा था, ताकि आपको मैं ये चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया था आपको। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी तो हो रहा है। देखो 5 का किसी नंबर c से मल्टीप्लाई हो रहा है, c को भी एक इंटीजर था, तो हमारा इक्वल टू कितना आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि 5 का अगर वैल्यू हमारे पास c का वैल्यू अगर मान लो हमारा 2 है, तो और ये हमारा कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो अगर जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम यूज़ किए थे वही चीज़ यहाँ पर भी तो हो रहा है ना। 5 का अगर मल्टीप्लाई c से हो रहा है, मान लो c का वैल्यू 2 है और b स्क्वायर का वैल्यू अगर 10 है हमारे पास, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है उससे वो जो है हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स b स्क्वायर जो होगा वो हमारे 5 से डिवाइड होगा। सेम टू सेम यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी वहाँ यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट मीन्स कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर। ठीक है, 5 जो है वो हमारे बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 होगा वो हमारा बी को भी डिवाइड करेगा। इसलिए 5 डिवाइड्स
बी ऑल्सो। ठीक है, देखो भाई मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं ज़्यादा इंग्लिश उतना अंग्रेजी नहीं आता है, तुम लोग अपने से जो स्टेटमेंट या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक में करता हूँ ना उसको सुधार लेना। ठीक है, बाकी मेरा मेन काम है तुम लोग को कॉन्फिडेंस देना, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझा करके एकदम एग्जाम में फुल पावर के साथ भेजना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ए और बी के दो कॉमन फैक्टर, एक और कॉमन फैक्टर निकल कर के आ गया, 5 भी कॉमन फैक्टर निकल कर के आ गया है ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नाउ 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए का और बी का दोनों का ये कॉमन फैक्टर हो गया, बट ए एंड बी आर को प्राइम्स। हमने तो ए और बी को को प्राइम माना था, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कि विरोधाभास हो रहा है, एक उल्टा सीधा चीज़ हो जा रहा है। ठीक है, हमने जो खिचड़ी बनाया था उसमें नमक ज़्यादा हो गया, बिगड़ गई खिचड़ी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। और क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने √5 को एक रैशनल नंबर माना था। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि द कॉन्ट्राडिक्शन हेयर द contradiction arises, ठीक है, by assuming that √5 is रैशनल। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने √5 को एक क्या मान लिया था। ये देखो मैं ब्रैकेट भले लगा रहा हूँ लेकिन तुम लोग मत लगाना, बस मैं तुमको समझाने बता रहा हूँ कि ये सबसे जरूरी लाइन है, जरूर लिखोगे तुम लोग कि यहाँ पर ये जो खिचड़ी बन जा रहा है, उल्टा सीधा हो जा रहा है कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जा रहा है ए और बी का, लेकिन ए और बी के कॉमन फैक्टर केवल 1 होने चाहिए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था, एक रैशनल नंबर मान लिया था। इसका मतलब ये हुआ लास्ट में कि हैंस जो हमारा √5 है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। तो इज़ और रैशनल नंबर, ठीक, सॉरी इरेशनल बोल रहा हूँ यार, इरेशनल है, मेरा ध्यान कहाँ है भैया। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत गंदा लिखा गया, इतना गंदा राइटिंग भी नहीं है तुम्हारे सर का, राइटिंग गंदा है लेकिन इतना भी नहीं है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन देखो भैया कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने स्टेप समझा दिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये सब ये डिवाइड वगैरह क्यों हो रहा है, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए 3 में 2√5 इज़ अ इरेशनल। ठीक है, ये भी एक इरेशनल है, ये अपने को प्रूव करना है। ये आपको इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा, अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये आप बहुत ईजिली बना लोगे। चलिए बनाते हैं कॉपी में। तो देखो फिर से वही काम करेंगे, एज्यूम करेंगे खुद के लिए कि ये भैया जो नंबर हमें दिया हुआ है 3 में 2√5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। जहाँ पर हमारे पास अगर ये रैशनल है तो ये p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा। तो हमने लिख भी लिया है कि a और b हमारे इंटीजर हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और नीचे जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, कि नीचे में हमारा जो डिनोमिनेटर है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल फॉर्म हो गया। अब क्या करो कि सारे चीज़ों को इधर फेंकते जाओ, केवल √5 को इधर रहने देना, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें पूरे नंबर को इरेशनल फाइंड करने के लिए जो रूट वाला नंबर है, जो हमको पहले से पता है कि वो इरेशनल है, उसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो 3 को उधर भेजोगे तो 2√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और इधर ये प्लस का 3 था उधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। अब मैं 2 को भी उधर भेजूंगा तो मेरा √5 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर में डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता हूँ, पहले इस तरीके से लिख लेता हूँ a/b और माइनस में c, है ना, सॉरी 3। समझ में आया ना कैसे हुआ, ये 2 को मैंने इधर भेजा तो ये पूरे के नीचे में मैं डिवाइड में भी 2 लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा खराब दिखता, तो इस सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए हमने 2 को ऐसे 1/2 के फॉर्म में लिख दिया कि भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर के डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ध्यान रखो कि 3 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमेशा एक 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू, ये हो गया आपका 1, अच्छा ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का b से मल्टीप्लाई होकर के 2b हो जाएगा, और माइनस में 3 के नीचे 1 से जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं ना 1/a/b माइनस में 3 और पूरे के नीचे में फिर आप 2 लिखते हैं तो भी आप इसे सॉल्व करते तो लास्ट में आप इसी फॉर्म में पहुंच पाते हैं, और हमको इसी फॉर्म में ही करना, ध्यान रखना कि a/b वाले को हम लोग अलग रखेंगे। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर
कि जो मेरा a बाई में b था वो तो एक रैशनल नंबर है, a बाई b क्या है, एक रैशनल फॉर्म है। तो हम इसमें लिखेंगे कि a डिवाइड बाई b इज़ रैशनल। हमको पता है कि a बाई में b जो है वो क्या है, रैशनल है। अगर a बाई b रैशनल है तो इसीलिए, है ना, इसीलिए, या फिर वी नो करके एकदम अच्छे से लिख देता हूँ ताकि जब नोट्स प्रोवाइड करूँ तो बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमको पता है कि a बाई b एक रैशनल है, तो इसीलिए a डिवाइड बाई 2b जो होगा वो भी एक रैशनल होगा, इज़ ऑल्सो रैशनल, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया। अगर a बाई बी रैशनल है तो नीचे में 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो भी क्या ही रहेगा, वो भी तो हमारा रैशनल ही रहेगा। ठीक, लेकिन अब अगर हम लोग किसी भी रैशनल में से कोई भी नंबर को माइनस करते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं, ये 3/2 क्या है, रैशनल नंबर ही तो है ना, तो जब हम रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा, रैशनल आएगा। सो हमारा a बाई में 2b और उसमें से अगर माइनस करेंगे हम लोग 3/2 को तो वो भी क्या होगा, इज़ ऑल्सो रैशनल, वो भी एक रैशनल ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस किया है एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को, तो हमारा रैशनल ही आएगा। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिख दो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में जो राइट साइड है वो रैशनल निकल कर क्या आ रहा है, और लेफ्ट साइड जो है वो हमारा क्या है, वो एक इररेशनल है ना। बट वी नो, एक सेकेंड, तो लैपटॉप हट जाए भाई यहाँ पर से, बच्चों को दिखाने तो अच्छे से, रुको, नीचे में, हाँ इतना में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखेंगे कि वी नो दैट √5 इज़ इररेशनल। √5 जो है वो क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, और हम क्या देख रहे हैं कि इधर एक इररेशनल आ रहा है, राइट में एक रैशनल आ रहा है, बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक इररेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो यहाँ पर हमारा फिर से क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जा रहा है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे वही चीज़ यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ, या फिर बाई एज्यूमिंग, या फिर हमने जो एज्यूम किया था उसी को लिख देते हैं डायरेक्ट में, बाई एज्यूमिंग दैट हमारे पास कौन सा नंबर था, 3 प्लस में 2√5 रैशनल। ठीक है, इसको हमने जो रैशनल प्रूव किया था, इस वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर अराइज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही चीज़, हैंस जो हमारा 3 प्लस में 2√5 होगा वो क्या होगा, इज़ इररेशनल नंबर होगा। समझ में आया बाबू लोग। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान था, इसमें कोई डिवाइड वगैरह भी नहीं समझना था, बस हम लोग को बस ये देखना है कि ट्रांसफर करते जाना है दूसरी तरफ में, सेकंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में हमको समझ में आ जाएगा कि अगर राइट साइड में हमारा रैशनल हो रहा है, लेफ्ट में इररेशनल हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या निकल गया, कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारा ये इररेशनल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी इरेशनल ही प्रूव करना है। तो ये समझ लो कि इस साल भी आपके एग्जाम में एक नेगेटिव इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने सिखा दे रहा हूँ आपको। पहला टाइप में हमको दिया हुआ है 1 में √2 इज अ रैशनल नंबर। मान ऐसे इसको हम लोग इरेशनल प्रूव करना है, तो फिर से वही करेंगे जैसे पहले वाले काम में किए हम लोग। इसको हम लोग एक रैशनल मान लेंगे, तो 1/√2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ a और b कोई भी इंटीजर है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, हमारा रैशनल का फॉर्म हो गया ये। अब क्या करो, बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इसको डायरेक्ट आप लोग पलट सकते हो। ठीक है, तो इसको जब रिवर्स करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √2 हमारा जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, और उसी तरीके से b हमारा ऊपर चला जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया तो देखो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा और यहाँ पर इसको ले आऊँगा। देखो जब मैं √2 को ऊपर राइट साइड लेके जाऊँगा तो उधर हमारा a के साथ हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास b जो है 1 के पास आकर के b बन जाएगा, और फिर a जो है उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो b डिवाइड बाई a हो जाएगा, इक्वल को साइड में इक्वल √2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, हमने डायरेक्ट इसको रिवर्स कर दिया। 1/√2 था, उसको √2 को ऊपर ले गए और a/b को हमने b/a बना दिया। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो √2 है वो इक्वल है b/a का। बस यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। हम क्या जानते हैं, वी नो, हमको पता है कि भैया a/b इज़ रैशनल। a/b क्या है, एक रैशनल है, तो इसीलिए हमारा जो b/a होगा वो भी एक रैशनल ही होगा। रैशनल को उल्टा करने से कोई रैशनल थोड़ी हो जाएगा, वो भी क्या होगा, ऑल्सो रैशनल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या देख रहे हैं कि b/a एक रैशनल है और √2 क्या है, इररेशनल है। तो फिर से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आप इसको एक तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी इस तरीके से लिख सकते हो कि हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे करके लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √2 इज़
ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये वाला चीज़ मैं पिछले बार नहीं लिखा था, आप चाहो तो एग्जाम में इसको भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा टीचर को देखने में कि इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया जो √2 है वो भी रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल है तो रैशनल इक्वल टू रैशनल हो जाएगा। लेकिन बट वी नो दैट √2 इज़ इर्रेशनल। √2 क्या भैया, एक इर्रेशनल है, ये तो हमको पता है। ठीक है ना, रूट के अंदर में नंबर हमारे पास है प्राइम नंबर, तो ये एक इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ हो गया कॉन्ट्राडिक्शन वाला, तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो आप लोग यहाँ पर फिर से उतार देना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही मैं डैश डैश कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। और इस वजह से हमारा जो होगा √2 जो होगा वो √2 बोल रहा हूँ 1/√2 जो होगा वो एक इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट है पिछले बार वाला जो हमने लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 में, सेम वही चीज़ यहाँ पर उतार देना। ओके, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सेम स्टेटमेंट एज प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि बच्चों को जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो उनको ये पता रहे कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का पहला पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं फटाफट। सो सेकंड वाले में हमको वही दिया हुआ है 7√5, तो यहाँ पर भी वही करना है सब फटाफट। लेट एज्यूम जो देखो हम लोग पहला कर चुके हैं ना, बस वही काम हर जगह होगा। अब 7√5 इज़ अ रैशनल। ठीक है, 7√5 हम लोग मान लेते हैं कि रैशनल है। तो यहाँ पर हमारे पास 7√5 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a/b के फॉर्म में। फिर वही बगल में वही सब लिखना, a b इंटीजर है, प्रीवियस वाला एकदम सेम टू सेम उतार देना। तो यहाँ से हम लोग √5 कहीं पर रहने देंगे, 7 को उधर भेज देंगे, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और ये 7 नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7b हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और फिर वही लिख दो कि a/b इज़ रैशनल। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। इसीलिए हमारा जो a/7b होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये रैशनल है तो इक्वेशन 1 से √5 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। जो चीज़ पिछले बार किए थे ना वो लोग, बस सेम चीज़ वही करना है और कुछ आपको करना ही नहीं है। एक ठो अगर आप बना लिए ना तो सब बन जाएगा। तो √5 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 √5 इज़ रैशनल, जो कि गलत है ना। √5 एक रैशनल हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से पिछला वाला की तरह सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम पहले वाली की तरह बना लोगे। तो ये भी हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड वाला बना लेते हैं फटाफट। थर्ड में कितना दिया हुआ है भाई, 6 प्लस में √2 दिया हुआ है। यहीं पे कर लो क्या इसको भी फटाफट, हाँ यहीं पे कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट भी एकदम सेम टू सेम इसी रहेगा। वहाँ पर दिया हुआ है 6 प्लस में √2, तो इसको फिर वही करना है, sec2 इज़ रैशनल ले लेते हैं। एज्यूम कर लिया हमने यहीं पे शॉर्टकट में। देखो तुम लोग डिटेल में लिखोगे, बस मैं समझा रहा हूँ, अब मेरा काम है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो यहाँ से हमारे पास 6 प्लस में √2 जो होगा वो भी a/b के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर वो सब लिख लेना कि a और b हमारे इंटीजर है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से अपन √2 को ऐसे ही रहने देंगे, 6 उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो √2 इक्वल टू a/b माइनस में 6 हो जाएगा। तो भैया a/b जो है वो क्या है, रैशनल है। तो इसीलिए हमारा a/b में से अगर अपन 6 माइनस भी कर देते हैं, किसी रैशनल में से रैशनल में माइनस भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी रैशनल ही आएगा, है ना। ऑल्सो ये भी हमारा रैशनल हो गया। और यहाँ से फिर बस इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और कॉन्ट्रडिक्शन बता दो कि ये हमारा रैशनल आ रहा है, और इस साइड पे हमारे पास इसका मतलब √2 रैशनल होगा। लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो बस कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा ये जो 6 प्लस √2 था वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम तीनों क्वेश्चन बनेंगे। तो ये देखो भाई एक्सरसाइज 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए क्वेश्चन मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में जरूर आएगा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आर एस अग्रवाल और RD शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग आज के लिए वीडियो में इतना ही। 1.2 हमारा कंप्लीट होता है, ये चैप्टर ही हमारा एक्चुअल में कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है हम लोग उसे भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले छोटा सा मेरा काम करो, फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर ग्रुप है फ्रेंड का तो उसमें भी डाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे जैसे मैं अगला वीडियो बनाते जाऊँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते जाऊँ, आपको पता चल जाए कि हाँ सर ने वीडियो बनाया हुआ है। और वीडियो को जरूर लाइक करना, इन सारी चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और तुम लोग को आगे कब तक तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम अभी तुम्हारे सामने आने वाले हैं, कौन से टेस्ट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे लोग ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।